जय हिंद दोस्तों, मित्रों में एस एन सिंह सार्काईएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जहाँ पर लगातार मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक ना, वो भी मिक्स क्वेश्चन, ताकि आपके नियरेस्ट एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीएससी, यूपीएससी और रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपी पुलिस या टेट, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बैच आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, ठीक ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 अंकों की एक संख्या है, ठीक, इसको 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, ठीक ना। तो b के संभावित मान कितने हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, कोई संख्या के सभी डिजिट जो है आपस में जोड़ देते हैं, ठीक ना, और वो 3 से अगर भाग चली जाती है तो शेषफल 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4, 2, 5, 2, 7, 4, 6 प्लस b। अब इसमें देख लेते हैं, हम जोड़ेंगे तो आइए आ जाएगा 30, और b के कौन कौन सा मान रखें जो 3 से डिवाइड हो जाए यानी 0 हो जाए। तो अगर यहाँ पर हम 0 रख दें, 3 रख दें, 6 रख दें और 9 रख दें, तो ये मान जोड़ने पर 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितने मान हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, जो कि b के मान संभव है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, जॉन या तो मूर्ख है या आलसी, ठीक। या तो मूर्ख या आलसी मतलब यहाँ पर संभावना, ठीक ना, निश्चित नहीं है, संभावना है। संभावना ये है कि या तो वो मूर्ख हो सकता है या आलसी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन ये चीज़ें संभावना है, ठीक ना, निश्चित नहीं कि वो मूर्ख ही है या आलसी ही है, ऐसा तो है नहीं। तो इस कथन से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया, जॉन आलसी है। जॉन आलसी है यानी ये निश्चित कर दिया, ठीक ना, कि जॉन आलसी ही है, ठीक ना, इस तरह से निश्चित कर दिया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको संभावना का जो क्वेश्चन संभावना दिया हो तो आंसर भी हमें संभावना में ही देना पड़ता है, ठीक ना। और अगर क्वेश्चन निश्चित रूप से दे दिया हो या निश्चितता को व्यक्त कर रहा हो, ठीक ना, तब हम निश्चितता में ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जॉन आलसी नहीं है इसलिए जॉन मूर्ख है, यानी कि कहने वाला, अगर जॉन आलसी नहीं है इसलिए जॉन मूर्ख है, ठीक। यहाँ पर संभावना है कि अगर वो आलसी नहीं है तो मूर्ख है, ठीक। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जॉन मूर्ख नहीं है यानी कि मूर्ख नहीं है, तब वो आलसी हो सकता है, ठीक ना, इसलिए जॉन आलसी है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन देखिए, जॉन मूर्ख है, यहाँ पर निश्चित कर दिए कि ये मूर्ख है इसलिए आलसी नहीं, ठीक ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि संभावना के क्वेश्चन में संभावना वाले ही आंसर सही होते हैं, ठीक ना, और निश्चित तो यहाँ पर दिया नहीं है तो इसको कट कर देंगे, ठीक ना। तो ये भी इस प्रकार ऑप्शन नंबर देखिए, ये बी सेकेंड थर्ड सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा AZ, CX और FU, ठीक, कि माला में अगला युग मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक ना। देखिए AZ लिख लीजिए, CX लिख लीजिए और FU, यानी ये वर्णमाला के अक्षर अंग्रेजी में, ठीक ना। इसका मान देखिए, अगर वर्णमाला का क्रम देखा जाए तो ये पहले अक्षर पर आता है, ये 26वां अक्षर है, ठीक ना। उसी प्रकार ये तीसरा अक्षर, ये 24वां अक्षर है, ठीक, और ये आपका 6वां अक्षर है, ये आपका 21वां अक्षर है, यानी कि देखिए इसमें 2 प्लस हो गया, ठीक ना, ये आपका 3 प्लस हो गया, ठीक। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट अक्षर जो आएगा उसी प्रकार 4 है, मतलब सीरीज चलते जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर देखिए -2 हो गया, ठीक ना, मतलब 26 से 24 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया, ठीक, यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार अगर हम देखें 6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 पे कौन सा अक्षर आता है, तो आता है जी, ठीक ना, इसका मान होता है 10। उसी प्रकार यू में से अगर 4 घटाएंगे तो 17 आएगा, 17 का कौन सा होता है, क्यू, JQ, ठीक, ये होता है आपका 17, ठीक ना, 17, यानी JQ जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए सीरीज वाइज है, ठीक है ना, AZ इसका मान दिया है जो कि +2, +3, +4 के सीरीज में है, यहाँ पर -2, -3, -4 के सीरीज में। क्वेश्चन को ऐसे ही अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है ना, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है
आर और यस दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा संख्याओं के बारे में हम आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। ठीक ना, मान लीजिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे करते करते हम अनंत तक, मतलब प्लस वाले में अनंत तक चले जाएंगे। ठीक ना, 1 2 3 माइनस हो जाएगा। ठीक ना, इधर का माइनस होता है आपका नंबर, अगर आप पढ़े होंगे तो इधर का माइनस होता है, इधर का प्लस होता है। ये आपका दाहिना साइड, ये आपका बायां साइड। ठीक ना, यहाँ इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। 1 से लेके प्लस वाली संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक होती है प्लस वाली, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या। ठीक ना, और 0 से जब मिला देंगे प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ से अनंत तक, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, इसको क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम बता दिया आपको। ठीक ना, और अगर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की पूरी संख्याओं को 0 के साथ में अगर लें तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक ना, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, एक क्वेश्चन में आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं प्लस वाली संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं, 0 से प्लस तक की सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या, और माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्याएं 0 के साथ में पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक ना, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा आर और यस दो अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों 5 से विभाज्य हो, तो कौन कौन सी अनिवार्यतः सत्य नहीं है। मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से जो 5 से विभाज्य हो पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक ना, इसको देखिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए आर जो है पूर्ण संख्या, मतलब प्लस वाली कोई भी संख्या ले लेंगे जो 5 से विभाजित हो, यानी पहली संख्या हम 10 ले लेते हैं और छोटी संख्या मान लीजिए एस जो है 5 ले लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि 5 से विभाजित है तो 5 के इर्द गिर्द में ही संख्या को लेंगे हम। ठीक, अब आइए देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 से विभाजित हो जाएगा, ये तो आपका सही हो गया। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए गलत। ठीक, फिर ऑप्शन बी देख लेते हैं, आर प्लस एस यानी 15 हो जाएगा। ठीक ना, 10 + 5 जो कि 15 से विभाजित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रखा कि जो ऑप्शन सही नहीं हो वही सही है। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी ये संख्याएं जो हम आपको बताएं इसको लिख लीजिए कहीं पर, याद कर लीजिए। ठीक ना, और एक चीज़ और, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक ना, अभाज्य संख्या जो कि खुद से और 1 से ही विभाजित हो। ठीक ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक ना, ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जो कि खुद से, यानी वह संख्या खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो और इसके अलावा किसी से ना विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा विपन्नता सूचकांक किसी देश की बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर का योग होता है। ठीक ना, यानी विपन्नता सूचकांक जो है, विपन्नता सूचकांक जो है वो बेरोजगारी आपकी और मुद्रास्फीति दर की योग होता है। ठीक ना, यह सूचकांक जितना ऊपर होगा, ठीक, उतना ही वह देश जीवन यापन की दृष्टि से विपन्न होगा। ठीक है ना, नीचे दी गई आकृति यूरोप के विभिन्न देशों की विपन्नता सूचकांक का है। ठीक है, यह क्वेश्चन अर्थशास्त्र से पूछ लिया। ठीक ना, जो आपका थर्ड पेपर अर्थशास्त्र का है, अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। विपन्नता मतलब होती है, देखिए, गरीबी। ठीक ना, गरीबी का मतलब यह है कि किसी देश में जो बेरोजगारी, और मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। ठीक ना, मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थों में महंगाई होता है। ठीक ना, महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ेगी और बेरोजगारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ पर गरीबी ऑटोमेटिक उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ब्लॉक से बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को हाईलाइट कर रखा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन जीवन यापन की दृष्टि से सबसे विपन्न देश है, जबकि देखिए ब्रिटेन जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बेरोजगारी दर सबसे कम है। ठीक ना, जो कि खाली ब्लॉक वाला बेरोजगारी दर सबसे कम है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला दिया। ठीक ना, इस तरह ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके देख सकते हैं। ठीक ना, बचा 2 ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन, इटली और फ्रांस की बेरोजगारी दर लगभग एक ही जैसी है। ठीक ना,
तो यहाँ पर देखिए इटली और फ्रांस की एक ही जैसी है, मतलब बराबर दिया है, ठीक ना। बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर दोनों बराबर है, यानी गरीबी यहाँ पर दोनों बराबर है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है या 3 ऑप्शन जो है वो सही है। तो बी में जो देखिए 3 दिया है सही हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार डी भी गलत हो जाएगा। और 2 को देख लेते हैं, बेल्जियम और ब्रिटेन। बेल्जियम जो है आपका, बेल्जियम ब्रिटेन के मुकाबले में स्पेन में मुद्रास्फीति दर कम है। यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है लेकिन मुद्रास्फीति दर इसके मुकाबले में कम है, ठीक ना। लेकिन गरीबी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। और विपन्नता जो आपकी गरीबी हो गई, बेरोजगारी आप समझ ही रहे हैं। मुद्रास्फीति दर मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति दर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी महंगाई उतनी बढ़ेगी, और मुद्रास्फीति दर जितनी कम होगी उतनी महंगाई कम होगी, ठीक ना। इसका शाब्दिक अर्थ महंगाई ही होता है, ठीक ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय जो है 10,000 रुपये प्रति माह है, ठीक ना। तो 5 व्यक्ति की औसत आय 10,000 प्रति माह, ठीक ना। तो पर व्यक्तियों की टोटल आय कितनी होगी, तो 10,000 जोड़ देंगे, ठीक ना। 10,000 जोड़ देंगे, ठीक, या 5 का गुना कर देंगे, ठीक ना। मतलब हर एक व्यक्ति की 10,000 है तो ये हो जाएगी आपकी 50,000, ठीक। उसी परिवार की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की, मान लीजिए 4 को छोड़ दें हम, ठीक, 10,000 के हिसाब से 4 को छोड़ दें हम, किसी एक की जो है 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती। प्रति वर्ष यहाँ पर दे दिया, ठीक ना। तो मतलब प्रति माह कितनी वृद्धि हुई किसी एक व्यक्ति के, तो प्रति माह जो है देखिए आपका ये 1,20,000 जो है, इसमें 12 से भाग दे दीजिए आप सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 5 व्यक्तियों की जो है वो आपका 10,000 था और 5वां व्यक्ति जो है उसका 20,000 हो गया, ठीक ना। तो 10,000 रुपये हो गया आपका। देखिए 4 लोगों का 10,000 है, और जो एक का बढ़ गया उसका, ठीक ना, तो उसका 20,000 हो गया, ठीक। इस हिसाब से कितना हो गया इसका, 60,000 रुपये हो गया, ठीक ना। 60,000 रुपये हो गया। अब जो है 5 व्यक्तियों की प्रति मासिक आय जो है 60,000 रुपये हो गई, ठीक। तो औसत आय कितनी हो जाएगी, तो औसत 5 ही व्यक्ति का, तो 60,000 में 5 से भाग दे दीजिए। इसका औसत पूछ रखा, तो देखिए 5 12 काट दिए तो 12,000 रुपये हो गए, ठीक ना। आइए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पूछ रखा उसी परिवार की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी, तो 12,000 रुपये होगी, ठीक ना। जबकि 4 लोगों का जो है 10,000 था, एक आदमी का 10,000 से बढ़ करके 20,000 हो गया, ठीक ना। तो औसत आय जो है थोड़ा बढ़ जाएगी, तो 2,000 बढ़ जाएगी, ठीक ना। उस हिसाब से 12,000 हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए डाटा दे रखा चावल और गेहूं का उत्पादन मिलियन टन में, ठीक ना। मिलियन टन में उत्पादन दे रखा, ठीक। यहाँ पर कुछ वर्षों का दे रखा, जैसे 1950 से लेकर के 1996 तक का डाटा, ठीक ना। उपरोक्त तालिका वर्ष 1950-51 से लेकर 1995-96 तक चावल और गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में भारत के निष्पादन को सूचित करती, ठीक। उपरोक्त तालिका से प्राप्त निष्कर्षों में से कौन सा वैध है। चावल एवं गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन वर्ष 1994-95 बढ़कर हुआ था, ठीक। यहाँ पर देखिए चावल और गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन वर्ष 1994-95 बढ़कर हुआ था, यानी रिकॉर्ड उत्पादन बढ़कर हुआ था। क्वेश्चन में ये दे रखा, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 55 मिलियन से सीधे 65 मिलियन हो गया, ठीक ना, ठीक। यानी रिकॉर्ड उत्पादन तो बढ़ा, ये 10 मिलियन सीधे सीधे बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि इसके पीछे देखा जाए तो देखिए 23 से 36 हुआ, ठीक ना, 36 से 55 हुआ है, ठीक। अब उसी प्रकार देखिए ऐसा दिखता है कि 16 वर्षों की कालावधि में चावल उत्पादन से गेहूं उत्पादन का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए जो अनुपात है ये लगातार देखिए बढ़ रहा है, 31.4, 31.8, 56 लगातार बढ़ ही रहा है ना, 67, 74, 80, 78, यानी देखा जाए तो एक क्रमानुसार बढ़ ही रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। वर्ष 1980 से पूर्व भारतीय जन समुदाय में गेहूं की लोकप्रियता नहीं थी, ठीक। वर्ष 1900 देखिए गेहूं तो बराबर, गेहूं भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक ना, और पैदावार भी अच्छी हो रही है। तो इस प्रकार से लोकप्रियता नहीं थी, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, गेहूं की लोकप्रियता वाली बात ही नहीं यहाँ पर की गई। दूसरी बात है कि गेहूं की पैदावार तो अच्छी हो ही रही थी, उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अब
1990 के उपरांत ही भारत चावल और गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। ये आत्मनिर्भर वाला जो शब्द है ये इसमें देखिए कहीं नहीं दिया गया, ठीक ना। क्वेश्चन में जो दिया रहे उसी के अनुसार ऑप्शन को हम सही या गलत करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला और दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक, ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया एक दिए गए अनुक्रम कुछ संख्याएं दे रखा को गलत पद को सही पद से बदलें, जहां विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यानी सम पद को अलग और विषम पद को अलग करके एक अनुसरण में इसको सटीक तरीके से बैठा देना, ठीक ना। और जो गलत पद है उसको निकाल देना, ठीक ना। तो इसमें देख लेते हैं अनुक्रम क्या दिया हुआ है सम और विषम का। देखिए ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं क्या सम पद में और विषम पद को अलग करने के बाद क्या इसमें समानता मिलती है, ठीक। ये देखिए आपका 3, पहले हम विषम पद को अलग कर लेते हैं, ठीक ना। विषम पद जितने भी हैं उनको अलग कर लेते हैं, सम पद को अलग कर लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक ना। ठीक, 2, 4, 10, 18, 28 और 40। यहाँ पर देखिए 3 और 4 में जो है +4 का संबंध है, ठीक ना। 7, 6, 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 10 जोड़ देंगे, ठीक है ना, +10 और +12। यानी देखिए यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी होती जा रही, ठीक ना। यहाँ पर +2 की बढ़ोतरी होती जा रही। यहाँ पर देखिए 2 और 4 जो है, 2 और 4 जो है यहाँ पर +2 का बढ़ोतरी हुआ, ठीक। अब 4 में 10 हो गया, ठीक ना, तो 6 का बढ़ोतरी हो गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4 और 6 10, 10 8 18, 18 देखिए यहाँ पर 10, 28, 28 12 40। यानी देखिए यहाँ पर 2 का, यहाँ पर जबकि 2 और 6 सीधे कर दिया तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक ना। तो जब इसको हम 4 का बढ़ोतरी करेंगे ऊपर वाले के हिसाब से, विषम संख्या के हिसाब से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तभी तो बढ़ोतरी होगा ना। यानी कि जो जहाँ पर 2 दिया ये गलत दिया, ठीक ना। इसको 0 अगर हम कर देंगे तो ये सीरीज जो है दोनों सीरीज एक जैसी हो जाएगी, ठीक ना। और दोनों में जो है +2 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा, 2 के जगह पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कुछ कथन निष्कर्ष दे रखा है और तर्क संगत तरीके से, मतलब जो कथन के अनुसार ही निष्कर्ष को निकालना, ठीक ना। कथन के अनुसार ही निष्कर्ष का आंसर देना। देखिए कुछ रेडियो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेडियो है, ठीक ना, उसमें से ये देखिए रेडियो है, इसमें से कुछ जो है मोबाइल है, यानी कि कुछ भाग जो इसका मोबाइल है, मतलब कि मोबाइल और रेडियो का जो इतना सा भाग है थोड़ा सा, ये कंबाइन है, ये आपस में समान है, ठीक ना, कॉमन है। यानी रेडियो का जो कुछ भाग मोबाइल है, ठीक। सभी मोबाइल कंप्यूटर, यानी कि मोबाइल का पूरा भाग जो है कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ठीक ना, कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ठीक ना। यानी सभी जो मोबाइलें हैं वो कंप्यूटर के अंतर्गत हैं। और देखिए कुछ कंप्यूटर घड़ी है, यानी कि घड़ी का देखिए यहाँ पर घड़ी है और कंप्यूटर का कुछ भाग जो यहाँ पर भी कॉमन आ गया घड़ी में, ठीक ना। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, यहाँ पर देखिए संभावना में, ठीक ना, कि कुछ जो है ये संभावना में है, ठीक ना। लेकिन निष्कर्ष जो है निश्चित रूप से पूछ लिया, ठीक ना। और जब भी जो कथन जो संभावना में हो, संभावना मतलब कुछ इसमें से कॉमन है, ठीक ना, कुछ यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन निश्चित रूप से रेडियो जो है, रेडियो को यहाँ पर सीधे घड़ी बता दिया। देखिए इससे इसको डायरेक्ट मिला दिया, जबकि ये इसके बगल में है ही नहीं, ठीक ना। और निश्चित रूप से कर दे यानी डायरेक्ट निष्कर्ष निकाल दे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, कोई नहीं सही, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा किसी पद के लिए 120 आवेदक हैं जिसमें 70 पुरुष हैं, ठीक है ना। 120 आवेदक में से पुरुषों की संख्या जो है 70 हो गई, तो आपकी महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 120 में से 70 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक ना। जिसमें से 80 जो है लाइसेंस वाले, ठीक ना, 80 जो है लाइसेंस वाले आपके हैं, ठीक, 80 के पास लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस पुरुषों की अधिकतम संख्या, ठीक ना। अब देखिए पुरुषों की जो अधिकतम संख्या है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो
तो पुरुषों की अधिकतम संख्या जो है 70 है, मान लीजिए 70 यहाँ पर, ठीक ना। 80 के पास लाइसेंस है, इसमें बता नहीं रखा कि महिलाओं के पास कितना, पुरुषों का। अगर हम 70 का 70 मान लेते हैं कि अधिकतम 70 लोगों के पास लाइसेंस है, तो अधिकतम लाइसेंसधारी पुरुष कितने हो जाएंगे 70, और न्यूनतम कितने हो जाएंगे। अगर हम मान लेते हैं टोटल महिलाओं के पास जो है लाइसेंस है 50 के पास, ठीक ना, तो बचा कितना, 80 में से अगर 50 घटा दें तो 30 ही पुरुष न्यूनतम बचे ना। तो 30 पुरुष जो न्यूनतम लाइसेंस वाले हो गए। अब इनका देखिए क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच में अनुपात क्या है। ठीक, अधिकतम जो हो गया आपका 70 हो गया और न्यूनतम जो हो गया आपका 30 हो गया। देखिए यहाँ पर जैसे 70 जो है हम अधिकतम मान लीजिए, ठीक ना, और न्यूनतम जो 50 निकाल दिए महिलाओं की संख्या, तो पुरुषों में जो 30 बचे मान लीजिए इसको, इनके पास लाइसेंस, ठीक ना, तो 0 से 0 काट दिए, 7 और 3 का अनुपात निकल गया। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक मालिक अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करते हुए क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नए बगीचे का क्षेत्रफल क्या है। मान लीजिए कोई आया था, ठीक ना, और हम मान लेते हैं इसका विकर्ण जो है 5 है, मान लेते हैं, ठीक ना। तो लंबाई इसकी 3 और लंबाई 4 और ऊंचाई जो है 3 मान लेते हैं, ठीक ना, चौड़ाई जो है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक ना, यानी कि 4 गुणे 3 यानी कि 12 हो गया, ठीक ना। अब इसमें देखिए क्वेश्चन के हिसाब से लंबाई में 40% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दें। अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं इसको। वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करते हैं तो नया क्षेत्रफल कितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आइए इसको करके देखते हैं। देखिए लंबाई जो है आपकी 4 है, तो इसमें 40% वृद्धि मतलब 140/100 कर देंगे, ठीक है ना, गुणे 3, इसमें 20% की कमी यानी 80 कर देंगे, 80/100 क्षेत्रफल यही बनेगा ना। अब देखिए इसको काट दीजिए, ठीक, ये हो गया आपका 14 चौको 56 यानी 5.6 गुणे, अब इसको काट दीजिए 8 3 24 2.4, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए गुना करके, ये हो जाएगा आपका 13.44। पुराना क्षेत्रफल जो था, जो समान पे था, वो था आपका 12 और नया क्षेत्रफल आपका आ गया 13.44, यानी कितना वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में। तो वृद्धि क्षेत्रफल देखिए, वृद्धि क्षेत्रफल जो है वो हो गया आपका 13.44 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.44, और परसेंट कितना हुआ, तो 1.44 जो वृद्धि क्षेत्रफल था और पुराना जो क्षेत्रफल है 12, ठीक, और गुणे 100% लगाने के लिए, ठीक ना, 12 × 144 यानी 1.2, ठीक, और इसको इसमें गुना कर देंगे, 0.1.2 होगा, ठीक ना, 0.1.2 होगा। इसका मतलब इसमें 12%, यानी कि जो पुराना क्षेत्रफल था उससे 12% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि कोई आया था, मान लीजिए उसका जो है विकर्ण मान लीजिए 5 है, लंबाई 4 है और ऊंचाई 3 है, ये मान लेते हैं, ठीक ना। इसका होता है जो कर्ण आधार और लंब के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं, ठीक ना। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए 12। अब क्वेश्चन के हिसाब से 40% लंबाई में वृद्धि की और 20% जो है कमी की चौड़ाई में। अब इसके हिसाब से नया क्षेत्रफल निकाल लिए, हम आ गया 13.44 यहाँ पर, ठीक ना। और इसकी वृद्धि देख ली कितना हुआ था, 13.44 में से 12 घटा दिए तो ये आपका आ गया 1.44%। वृद्धि निकाली तो 12% की वृद्धि होगी, ठीक ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिन के हिसाब से देखिए कुछ अरेंजमेंट करना है। जैसे देखिए कोई जॉर्ज है, वो सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है, ठीक ना, सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है, ठीक। वह बुधवार को गणित की कक्षा में उपस्थित होता है, बुधवार को आपका गणित की कक्षा में उपस्थित हो गया, ठीक ना। उसकी साहित्य की कक्षा जो शुक्रवार को नहीं होती है, यानी शुक्रवार को जो है साहित्य की कक्षा मान लीजिए नहीं होती, ठीक।
वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन, गणित की जो कक्षा है इसके दूसरे दिन जो है इतिहास की कक्षाओं में उपस्थित होता है, यानी इतिहास जो है बृहस्पतिवार को हो गई, ठीक ना। ठीक, मंगलवार को वह खेल कूद की कक्षाओं में उपस्थित होता है, मंगलवार को जो है खेल कूद, ठीक ना, खेल कूद की कक्षा में उपस्थित होता है। वह एक दिन में एक कक्षा में जाता है, यानी देखिए यहाँ पर जो है पर डे एक दिन में एक कक्षा में ही जा रहा है, ठीक ना। और रविवार को उसकी छुट्टी रहती है, रविवार को उसकी छुट्टी रहती है, ठीक ना। ठीक, बचा कौन सा दिन, शनिवार, ठीक ना, रविवार को उसकी छुट्टी रहती है। अन्य किस दिन भी उसकी छुट्टी रहेगी, ठीक। शुक्रवार को देखिए उसकी साहित्य की कक्षा अगर नहीं होती है, शुक्रवार को जो है साहित्य की कक्षा नहीं होती तो उसकी शनिवार की साहित्य की कक्षा होगी, क्योंकि बचा तो एक ही दिन ना ये। अब उसकी देखिए अन्य किस दिन उसकी छुट्टी रहेगी, यानी शुक्रवार को ही उसकी छुट्टी रहेगी, ठीक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जॉर्ज जो है सोमवार को संगीत की कक्षा में, सोमवार को जो संगीत कक्षा में चला गया, ठीक। बुधवार को गणित की कक्षा में, बुधवार को गणित की कक्षा में उपस्थित हुआ। उसकी साहित्य की कक्षा जो शुक्रवार को नहीं होती, शुक्रवार को मान लीजिए काट दिया इसको, नहीं हो रही साहित्य की कक्षा तो किसी और दिन होगी। मंगलवार को वह खेल कूद में जाता है, ठीक ना, और पर डे वह किसी न किसी एक दिन जाता है, ठीक। एक दिन उसकी छुट्टी रहती जो कि रविवार, तो जो साहित्य कक्षा जो शुक्रवार को नहीं होने वाली थी वो शनिवार को ही, तो बचा कौन सा दिन, शुक्रवार को उसकी एक दिन और छुट्टी हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा, यदि सोहन दो बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर, यानी दो बकरियां उनको विक्रय मूल्य जो है पहली बकरी का जो है x रुपये है और दूसरी का भी विक्रय मूल्य x रुपये ही है, ठीक ना, बेच करके 10% लाभ और 10% हानि कमाता, ठीक ना। इस पे जो है 10% का लाभ कमा लिया और इस पे 10% का हानि कमा लिया, ठीक ना। तो उसे कितना लाभ या कितनी हानि हुई, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका देखिए 10% लाभ माइनस 10% हानि, ठीक ना, प्लस 10% लाभ और गुणे माइनस 10% हानि, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे, ठीक। इसको 0 से 0 काट दिए और 10 माइनस 10 कट गया आपस में, ठीक ना, 0 हो गया। 1 गुणे 1 बराबर -1, ठीक। यहाँ से जो है इसका गुना किए हम तो -1, यानी 1 जब माइनस आ गया तो माइनस का मतलब होता हानि, और प्लस में आ जाएगा तो ये यानी कि लाभ, तो 1% का जो है हानि हुई, ठीक ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य जो है यहाँ पर शॉर्टकट तरीका ये है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्वेश्चन को बराबर करते रहिए। जहाँ पे दिक्कत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।